नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु होगी इतिहास विषय की। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर हम विश्व इतिहास का अध्ययन करें, विश्व इतिहास के तहत बात की जाए तो नेपोलियन तृतीय की विदेश नीति का हम जो अध्ययन करेंगे, जिसके तहत जो नेपोलियन तृतीय जो बात की जाए, फ्रांस का क्या होता है, सम्राट होता है, शासक। उससे पहले वह उसका जो मुखिया कैसे बनता है, फ्रांस की क्या जो कैसी परिस्थितियां रहती है, उनके बारे में हमने जिक्र किया। तो 1848 ईस्वी में हमने देखा कि जो फ्रांस में क्रांति होती है, उसके पश्चात द्वितीय गणराज्य की स्थापना हो जाती है। द्वितीय गणराज्य की स्थापना होने के तहत ही वहाँ की शासन व्यवस्था के संचालन हेतु जो एक अंतरिम सरकार की व्यवस्था की, अंतरिम बोले तो वैकल्पिक जो अल्टरनेट व्यवस्था की जाती है, अल्टरनेट अरेंजमेंट किया जाता है कि जब तक ठीक है बोले चुनाव नहीं होते, चुनाव और उसके पश्चात जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि नहीं चुने जाते, तब तक क्या करेगी ये अंतरिम सरकार। कुछ लोग जो क्या करेंगे, शासन संचालन की जो बागडोर अपने हाथों में रखेंगे। तो हमने देखा अंतरिम सरकार की स्थापना के साथ ही किस तरीके से दो विचारधाराएं हमें देखने को मिलती है। अगर बात की जाए तो एक तो समाजवादी विचारधारा, एक गणतंत्रवादी विचारधारा। हमने देखा कि बहुमत सर्वाधिक किनके पास होता है, गणतंत्रवादी विचारधाराओं के पास होता है, और जो समाजवाद के समर्थक होते हैं उनके पास जो गणतंत्र जो बात की जाए अल्पमत में होते हैं, उनके पास जो समर्थन कम होता है। हालांकि मजदूर वर्ग का, इनका कृषक वर्ग का इनका क्या होता है, समर्थन होता है। तो इन दोनों के मध्य जो संघर्ष की स्थिति और इनकी जो गणतंत्र की विचारधारा के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा, और समाजवाद की विचारधारा के बारे में भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा। तो शुरुआती दौर में इनमें संघर्ष होता है। जो हमने समाजवादियों द्वारा किए गए प्रयोग, जो काम का अधिकार है, उसके बारे में पढ़ा, और किस तरीके से समाजवादियों की क्या होती है, जो बदनामी होती है, और गणतंत्रवादी भी ये चाहते थे। तो इनमें जो टकराव और संघर्ष की स्थिति चलती रहती है। उसी दौरान जैसा कि अंतरिम सरकार के द्वारा ये फैसला किया गया था गणतंत्र की स्थापना के साथ, बोले सबको क्या करेंगे, हम मतदान करने का अधिकार करेंगे, सब वयस्क मताधिकार देंगे, और उनके द्वारा चुने गए व्यक्तियों के द्वारा ही जो क्या किया जाएगा, शासन किया जाएगा। और राजनीतिक अपराध करने वाले उनको जो मृत्युदंड है उनका समाप्त करें। भाई किसी व्यक्ति से राजनीतिक तौर पे कोई गलती हुई तो उनको ऐसा नहीं होगा, उनको मृत्युदंड दिया जाएगा, उसको क्या कर देंगे, हम समाप्त कर देंगे। तो ये वादे किए। उसके अलावा जो एक हम संविधान सभा का निर्माण करेंगे, और संविधान सभा का निर्माण करेंगे जिसके तहत जो कानून संविधान सभा जो एक संविधान बनाएगी, नियमावली बनाएगी, जिसके तहत क्या किया जाएगा, शासन किया जाएगा। ये संपूर्ण जो वादे उसके अंतरिम सरकार के द्वारा किए जाते हैं। अब उन वादों को निभाने का समय आ जाता है। तो इसके लिए जो संविधान सभा के लिए उनके द्वारा जो वादा किया गया था कि संविधान सभा का जो निर्माण हम लोगों को मताधिकार देकर उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को ही संविधान सभा में शामिल करेंगे। चाहे संविधान सभा कह दो, चाहे इसे तुम कार्यपालिका कह दो। तो ये जो अंतरिम सरकार की व्यवस्था भी तब तक थी, बोले ठीक है, जब तक ये चुनकर नहीं आते हैं तब तक कार्यपालिका का निर्माण नहीं होता है, संविधान सभा सदस्य चुनकर नहीं आते हैं तब तक शासन संचालन का कार्य कौन देखेगी, अंतरिम सरकार देखेगी, जो वैकल्पिक सरकार है। तो अब इनके द्वारा जो वादा किया उसके मुताबिक जब चुनाव कराने की बात होती है तो चुनाव कराने की तिथि इनके द्वारा घोषित कर दी जाती है। हालांकि गणतंत्रवादियों का क्या है, इसमें जो बहुमत है, तो इनके द्वारा कहा गया भी बोले 9 अप्रैल 1848 ईस्वी को क्या कर देंगे, संविधान सभा का निर्वाचन करवा देंगे, लोगों को मताधिकार दे देंगे, और उनके द्वारा जो क्या है चुनाव करवा देंगे। जो वादे किए थे उसके अलावा जो बात की जाए, इन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता का भी वादा किया था कि बोले समाचार पत्रों को आज़ादी देंगे, वयस्क मताधिकार सबको देंगे, संविधान सभा का निर्माण करेंगे, राजनीतिक अपराधों के लिए मृत्युदंड समाप्त कर देंगे, और सार्वजनिक सभा करने की सबको क्या स्वतंत्रता दी जाएगी। उन्हीं वादों के मुताबिक एक वादा संविधान सभा का निर्माण, बोले कार्यपालिका का यानी सरकार का, चुनी हुई सरकार जब तक नहीं होगी तब तक बोले ये जो एक वैकल्पिक व्यवस्था है। तो अब सरकार के चयन हेतु जो चुनावों की घोषणा इनके द्वारा कर दी जाती है, यानी संविधान सभा का निर्माण या चाहे कार्यपालिका का जो गठन करने के लिए। तो अब ये 9 अप्रैल 1848 ईस्वी को तिथि घोषित की। अब हमने बात की कि बहुमत में कौन थे, गणतंत्रवादी और समाजवादी वैसे भी बदनाम हो रखे थे उनके सिद्धांतों और योजनाओं की वजह से। अब समाजवादियों द्वारा इस बात का विरोध किया जाता है कि चुनाव आप जल्दी करा रहे हो, भाई
समाजवादियों की तो लोकप्रियता कम हो रखी है और उनका मानना था कि इन परिस्थितियों में अगर चुनाव करवाया गया तो हमारी तो सीटें बहुत ही कम आएगी। तो ये समाजवादी चाहते थे कि कुछ समय तक क्या कर दिया जाए, चुनाव को रोका जाए, चुनाव को आगे बढ़ाया जाए, चुनाव की तिथियों को आगे बढ़ाया जाए। इनके द्वारा जो प्रदर्शन किया जाने लगता है और ये प्रदर्शन उग्र रूप धारण कर लेता है। समाजवादी विचारक, मजदूर, विद्यार्थी जो भी है, तो इनके द्वारा क्या ये होटल द विला नामक जो है इसको घेर लिया जाता है। फिर इस होटल को घेर लिया जाए, होटल द विला को घेर लिया जाता है और घेर कर ये मांग करने लेते हैं कि चुनाव की तिथि को आगे बढ़ाओ। अब इस संघर्ष जो तनावपूर्ण माहौल में गणतंत्रवादियों के लिए कुछ समय के लिए जो स्थिति को क्या कर दिया जाता है, आगे बढ़ा दिया जाता है और इनके द्वारा बोले नहीं चुनाव तो करवाएंगे, कुछ समय के लिए बढ़ा दिया। जैसे नाम मात्र के लिए बात की जाए 9 अप्रैल से बढ़ाकर क्या कर दिया 23 अप्रैल कर दिया। 13-14 दिन का फ़र्क ही रहा, 14 दिन का फ़र्क इन्होंने रखा 13-14, तो बोले इतना ही आगे बढ़ाएंगे। ये चाहते थे कि ये थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़े लेकिन संभव नहीं था। तो इस तनावपूर्ण माहौल में क्या हुआ, फ्रांस में चुनाव हुआ। फ्रांस में चुनाव हुआ तो अब जैसा कि बहुमत तो गणतंत्रवादियों के पास था, चुनाव में जो 900 में से 800 सीटें तो सीधी सीधी किसको मिल गई, गणतंत्रवादियों को। समाजवादियों को सिर्फ 100 सीटें मिली। अब बहुमत किनके पास रह गया, गणतंत्रवादियों को। और संविधान का निर्माण भी किसके अनुसार होगा, उनके अनुसार होगा। और अब इन परिस्थितियों में क्या होती है, अब इनके द्वारा जो क्या की जाती है, ये बोले जो हमने चुनाव करवा दिए। अब चुनाव करवाने के पश्चात इनके द्वारा क्या अंतरिम सरकार तो तब तक ही काम करती थी, वैकल्पिक जब तक चुनाव नहीं हो रहे थे और चुने हुए प्रतिनिधि नहीं आ रहे, तो अंतरिम सरकार के द्वारा 18 मई को क्या कर दिया, 1848 ईस्वी को त्याग पत्र दे दिया। बोले अब अंतरिम सरकार का काम पूरा हुआ और संविधान सभा में कार्यपालिका में जो चुने हुए लोग आए थे उन्हीं में से 5 लोगों को छांटकर इनके द्वारा एक कार्यपालिका आयोग का गठन कर दिया और इसको ये जिम्मेदारी दे दी गई कि जब तक बात की जाए संविधान का निर्माण नहीं होता है तब तक ये शासन संचालन की जिम्मेदारी किसके पास रहेगी, इस कार्यपालिका आयोग के पास रहेगी। 5 सदस्य उन्हीं में से चुन लिए। अब उनमें से समाजवादियों को नहीं चुना तो समाजवादियों की यहाँ अवहेलना हो रही है, उनके साथ जो बुरा बर्ताव किया जा रहा है। और लामार्टिन जो हमने बात की थी, ये गणतंत्रवादी नेता था, इसको बना दिया इस कार्यपालिका आयोग का प्रमुख, यानी कि शासन संचालन से संबंधित संपूर्ण शक्तियाँ इसी के हाथ में आ जाए, सत्ता इनके हाथ में आ जाती है। अब बराबर बात की जाए तो इनकी हो रही है अवहेलना और ये जो क्रोधित हो जाते हैं, समाजवादियों की बात की जाए, समाजवादियों की अवहेलना से ये मजदूर क्रोधित हो जाते हैं और भड़क जाते हैं। भड़क कर इनके द्वारा क्या किया जाता है, पेरिस के सभा भवन पर आक्रमण कर दिया। पेरिस के सभा भवन में गणतंत्रवादी एकत्रित हो रखे थे, तो इसका क्या कर दिया, इनके द्वारा घेराव कर लिया जाता है। घेराव करके इनके द्वारा जब विरोध प्रदर्शन किया जाता है तो इसी दौरान जो गणतंत्रवादियों का रक्षक दल था, ये तुम आर्मी सिक्योरिटी जो भी कह लो इसे, ये रक्षक दल था, इसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, इस विद्रोह का दमन कर दिया जाता है, इस विद्रोह को समाप्त कर दिया जाता है, पेरिस के सभा भवन को घेरा जाता है। अब इस विद्रोह का दमन करने के पश्चात उसी तरीके से काम करने लग गए गणतंत्रवादी जिस तरीके से पहले कर रहे थे। पूर्ववर्त की तरह जो बात की जाए, उनके द्वारा काम, यानी कि जो कार्यपालिका आयोग थे उसमें 5 सदस्य जिस तरीके से काम कर रहे थे वो कर रहे थे। अब इसी दौरान इनसे नाराज हो गए मजदूरों ने जो ये उपद्रव किया, इससे नाराज होकर कार्यपालिका आयोग के सदस्य ने क्या किया, राष्ट्रीय कर्मशालाएं यानी जो राष्ट्रीय कारखाने स्थापित है उनको बोले बंद करो। ये बोले कुछ नहीं, ये बकवास है। समाजवादियों के द्वारा जो सिद्धांत लागू करवाया गया था ना, सबको काम का अधिकार, राइट टू वर्क, बोले काम का अधिकार दो, सभी लोगों को, मजदूरों को काम का अधिकार मिलना चाहिए। तो इसको इन्होंने बंद कर दिया। अब इसको बंद करने से मजदूर वगैरह और चिढ़ गए। मजदूर तो चिढ़ना ही था, मजदूर और क्रोधित हो गए, चिढ़ गए और उन्होंने भयंकर जबरदस्त विद्रोह कर दिया। विद्रोह की स्थिति जो भयंकर होगी तो उन परिस्थितियों में जो बात की जाए, कार्यपालिका आयोग ने तो क्या कर दिया, त्याग पत्र देना पड़ा उसे, तो मजबूरी में त्याग पत्र दे दिया। और त्याग पत्र देने के पश्चात जो ये जो अधिनायकवाद यानी शीर्ष जो मुखिया, जो राष्ट्रीय मुखिया किसे घोषित कर दिया जाता है, अधिनायक बना दिया जाता है, जनरल केवेनियाक को बना दिया जाता है। अब इनके द्वारा जो अधिनायक बनने के पश्चात इनके द्वारा जो रक्षक दल सेना के सहयोग से क्या किया जाता है, इन मजदूरों के विद्रोह का बुरी तरीके से जो दमन कर दिया जाता है। इस मजदूरों के विद्रोह में जो कम से कम 10,000 लोग मारे जाते हैं, 10,000 लोग मारे जाते हैं। और इसके पश्चात इनको पराजित करके पूर्ण रूप से और दमन कर दिया।
और मज़दूरों के साथ जो बाद में जो बुरा बर्ताव इनके द्वारा किया जाता है, जब दमन कर दिया जाता है तो बाकी बचे समाजवादियों और मज़दूरों के साथ इनके द्वारा बुरा बर्ताव किया जाता है। और जो लुई ब्लां इनका जो मुखिया था ना समाजवादियों को, उसको जबरन जो इंग्लैंड में जाकर शरण लेनी पड़ती है और यह फ्रांस से भागना पड़ता है और ये फ्रांस भाग जाता है। और इस तरीके से इनके द्वारा रक्त और लोहे की नीति के आधार पर ही मानो तुम्हारे गणतंत्र की स्थापना, गणराज्य की स्थापना कर दी जाती है। और महज ये 4 वर्षों तक ही हमें गणतंत्र का अस्तित्व देखने को मिलता है। उसके पश्चात हम देखेंगे 1852 में नेपोलियन पहले तो राष्ट्रपति बनता है और उसके पश्चात नेपोलियन तृतीय, ये नेपोलियन वो वाला नहीं है नेपोलियन, ठीक है। तो ये किस तरीके से जो बात की जाए वहाँ पे राष्ट्रपति के चुनावों में जीत हासिल करता है और राजवंश से संबंधित होने के कारण कुछ समय पश्चात ही इसके द्वारा जो गणतंत्र को समाप्त कर दिया जाता है, क्योंकि इसकी नींव ही जो रक्तपात के आधार पर रखी गई, लोगों के खून खराबे पे इसकी नींव रखी गई थी ज़बरदस्ती, और ये गणतंत्र सफल नहीं हो पाता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में अगर बात की जाए तो हमने जाना कि किस तरीके से नेपोलियन तृतीय के जो बात की जाए राष्ट्रपति फ्रांस का और सम्राट बनने से पूर्व फ्रांस की परिस्थितियां और गणतंत्र की स्थापना होने के यानी कि द्वितीय गणराज्य की स्थापना होने के पश्चात 1848 ईस्वी में जो फ्रांस की क्रांति होती है, पुनः दूसरी क्रांति, उसके पश्चात द्वितीय गणराज्य की स्थापना होती है और उनके द्वारा जो अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है और अंतरिम सरकार के द्वारा किस तरीके से जो संविधान सभा का गठन किया जाता है और लोगों को संविधान सभा में किस तरीके से प्रतिनिधि चुने जाते हैं और संविधान सभा के द्वारा जो कार्य करने से पहले ही इनके सम्मुख कौन से जो समस्याएं संकट आती है, समाजवादियों के द्वारा क्या किया जाता है, उपद्रव और विरोध कर दिया जाता है और उनके उपद्रव और विरोध का दमन जो गणतंत्रवादियों के द्वारा कर दिया जाता है। चुनाव होता है जिसमें बहुमत किसे हासिल होता है, गणतंत्रवादियों को होता है और उसी दौरान जो निर्मम जो इसका दमन कर दिया जाता है और कई मजदूरों की हत्या कर दी जाती है। इस तरीके से गणतंत्र की स्थापना जो रक्तपात की नीति पे की जाती है जो महज 4 वर्षों तक ही सफल हो पाता है। तो इसके पश्चात पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तो बोलिए यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है उसके माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। और भी अध्ययन अध्यापन से संबंधित कोई किसी तरह की राय या सुझाव वह भी आपके आमंत्रित है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।